वी नो अबाउट रेजिस्टेंस। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो करंट के फ्लो में रुकावट यानी कि हिंड्रेंस या फिर अपोजिशन क्रिएट करता है, रुकावट पैदा करता है। हम जानते हैं कि एक सर्किट में 1, 2, 3, 50, 100 या कितने भी रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 पॉसिबल वेज है। नंबर 1 इज सीरीज कनेक्शन, number 1 is series connection, number 2 is parallel connection, and number 3 is mixed connection. एक एक करके हम सीरीज, फिर पैरेलल और फिर मिक्स्ड कनेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इस फिगर में हमारे पास सीरीज कनेक्शन का एग्जाम्पल है। यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास हमारे पास एक बैटरी है जिसका कि ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ऑफ कोर्स ये एक सेल है, एक से अधिक सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उसे बैटरी कहते हैं। कई बार हम बैटरी और सेल वर्ड को इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं। ओके, तो दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल। मान लेते हैं कि ये सेल आई करंट सप्लाई कर रहा है इस सर्किट को। क्लियर? कुछ पॉइंट्स मैंने लिया हुआ है इस सर्किट में, जैसे कि मान लो कि ये पॉइंट जो है ये ए है, ये पॉइंट जो है ये बी है। तुम्हें अच्छे से पूरा कंसेप्ट देने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हुए, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों। मान लेते हैं ये पॉइंट सी है, मान लेते हैं ये पॉइंट डी है, ये ई है। ये जो बैटरी है ये V पोटेंशियल डिफरेंस या V वोल्टेज जो कहो वो सप्लाई कर रहा है। दैट मीन्स हम मान सकते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये V पोटेंशियल पर है और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये 0 पोटेंशियल पे है। तभी इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी जो वोल्टेज है वो V है। V माइनस 0 इज V। दिस इज द वोल्टेज सप्लाइड बाय दिस सेल। चलो मान लेते हैं ये सेल I करंट सप्लाई कर रहा है इस सर्किट को। अब यहां से जो करंट I निकल रहा है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। ये I करंट कुछ इस रास्ते से फ्लो करता हुआ इस तरीके से जाएगा, फिर ये R1 रेजिस्टेंस से होता हुआ फ्लो करेगा, फिर आगे बढ़ेगा और फिर ये R2 रेजिस्टेंस से होता हुआ फ्लो करेगा, फिर ये आगे बढ़ता हुआ कुछ इस तरीके से जाएगा और फाइनली ये नेगेटिव टर्मिनल पे जो कि 0 पोटेंशियल पर है यहाँ पर एंटर हो जाएगा इस सेल में। यहाँ पे हमने देखा कि जो करंट है ये कहीं भी बट नहीं रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। जितना करंट यहाँ पर है उतना ही करंट यहाँ पे है। करंट के पास एक ही रास्ता है तो ये बिना बटे, यहाँ भी I ही करंट है, यहाँ भी I ही करंट है, यहाँ भी I ही करंट है, यहाँ भी I ही करंट है और यहाँ भी I ही करंट है। क्योंकि करंट के पास कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है, इसलिए इस रास्ते में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ये इन सभी को हम कह सकते हैं कि ये सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि सीरीज कनेक्शन में हमने ये सीखा कि करंट जो होता है वो डिवाइड नहीं होता है। चलो मान लेते हैं कि I करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब करंट के पास क्योंकि एक ही रास्ता है, ये रास्ता कहीं से भी बंद हो जाए। हो सकता है ये R2 रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफर कर रहा है वो खराब हो जाए, या ये R1 रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफर कर रहा है वो अप्लायंस खराब हो जाए, या फिर ये वायर ही कहीं से टूट जाए, कुछ भी हो जाए तो करंट के पास जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाएगा और करंट इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लीव ही नहीं करेगा। करंट तभी फ्लो करती है जब एक क्लोज्ड पाथ उसे मिले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। ठीक है, याद रखना। ये मत सोचना कभी, कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं, लेट मी मेक इट क्लियर। अगर मान लो कि मैं यहां से इस वायर को काट देता हूं, यहां से इस वायर को काट देता हूं, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि उस केस में भी I करंट यहां से निकलेगा कुछ इस तरीके से और जहां तक रास्ता है वहां तक आएगा और फिर रुक जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कि यहां पर आकर के रुक जाए क्योंकि यहां से वायर कटी हुई है तो आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं, करंट तभी फ्लो करेगा जब ये पूरा का पूरा पाथ क्लोज्ड हो। अगर पाथ क्लोज्ड नहीं है तो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को लीव ही नहीं करेगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचने के लिए। यानी अगर यहां से भी ये वायर टूटा हुआ है तो कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में करंट नहीं होगी क्योंकि ये रास्ता एक क्लोज्ड पाथ नहीं है, ये पाथ एक क्लोज्ड पाथ नहीं है। जब तुम स्विच देते हो तो बेसिकली तुम क्या करते हो, तुम एक क्लोज्ड पाथ प्रोवाइड करते हो करंट को फ्लो होने के लिए।
ना तुम्हें पता है कई बार विंटर सीजन में क्या होता है ना, मैं 4-5 कपड़े एक साथ पहन लेता हूँ और ये सभी कपड़े मिल करके मुझे ठंड से बचाते हैं। और कई बार क्या होता है कि मैं इन 4-5 कपड़ों की जगह पे एक सिंगल कपड़ा पहनता हूँ और ये सिंगल कपड़ा अकेले उतना काम कर लेता है जितना ये 4-5 कपड़े कर रहे थे, यानी ये मुझे अकेले उतने ठंड से बचा लेता है जितना से ये 4-5 कपड़े मिल करके बचा रहे थे। ओके, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 4-5 मिल करके जो काम कर रहे थे वो ये एक सिंगल कपड़ा अकेले कर रहा है। इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूँ कि इन 4-5 कपड़ों का इक्विवेलेंट कपड़ा ये एक कपड़ा है। ठीक है, यानी ये 4-5 मिलके जो काम कर रहे हैं उतना ही, यानी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क ये एक सिंगल कपड़ा कर रहा है। ठीक है, तो यहीं से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। एक बात जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है वो ये है कि पोटेंशियल किस तरीके से ड्रॉप होता है और कहाँ कहाँ ड्रॉप होता है। देखो, ये जो हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल है ऑफ कोर्स पॉजिटिव, और ये लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल ऑफ कोर्स नेगेटिव, इसे हम अगर V वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, यानी V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रहा है ये बैटरी, तो हम मानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल V वोल्ट पर है और नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे है। तभी तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू V माइनस 0 वोल्ट्स, दैट इज V वोल्ट्स। पोटेंशियल गिरता तब है, यानी पोटेंशियल में ड्रॉप तब आता है जब करंट किसी रेजिस्टेंस से होकर के पास कर रहा हो। जब करंट कंडक्टिंग वायर से पास करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कंडक्टिंग वायर एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट के रास्ते में, जिसे कि हम निगलेक्ट कर सकते हैं। इतना कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। सो हम ये मानते हैं कि कंडक्टिंग वायर से पास करते वक्त कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आता। पोटेंशियल ड्रॉप तभी आता है जब करंट रेजिस्टेंस से होकर के पास करता है, यानी पोटेंशियल, अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल V है तो इस पूरे रास्ते पोटेंशियल V ही होगा हर पॉइंट पर। पोटेंशियल में कोई ड्रॉप नहीं आ रहा है क्योंकि करंट के रास्ते में कोई रुकावट, कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही है, फॉर द ऑब्वियस रीजन कि करंट अब तक एक कंडक्टिंग वायर से फ्लो कर रहा था। अब करंट जैसे ही रेजिस्टेंस R1 से फ्लो करेगा, पहली बार करंट के रास्ते में एक अप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है जिसको कि उसे ओवरकम करना है, जिसको कि उसे इनकाउंटर करना है। ठीक है, तो इसलिए पहली बार यहाँ तक हर पॉइंट पर V ही पोटेंशियल होगा। यहाँ भी V है, A पर भी V है, B पर भी V है, A और B के बीच भी हर जगह V है, यहाँ से A के बीच भी हर जगह V है। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये F है। ठीक है, तो B से F के बीच भी हर जगह पोटेंशियल V है, क्योंकि करंट के रास्ते में कोई रेजिस्टेंस अब तक नहीं आया है। हालांकि कंडक्टिंग वायर भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ही करंट इस R1 रेजिस्टेंस से होकर के क्रॉस करेगा, कुछ पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा। मान लेते हैं ये पोटेंशियल ड्रॉप V1 है। फिर से अब यहाँ से यहाँ तक देखो कंडक्टिंग वायर है, तो यहाँ से यहाँ तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा। अब करंट फिर से R2 रेजिस्टेंस से होकर के क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ फिर से पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। मान लेते हैं वो पोटेंशियल ड्रॉप V2 है जो कि R2 रेजिस्टेंस से होकर के क्रॉस करते वक्त ड्रॉप हुआ। V2 पोटेंशियल ड्रॉप हुआ जब करंट R2 रेजिस्टेंस से होकर के पास कर रहा था, यानी हम ये कह सकते हैं कि R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है दैट इज V2 एंड R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है दैट इज V1। अब फाइनली करंट इस पॉइंट पर पहुंच चुका है, इस पॉइंट पर, और यहां से लेकर के करंट के रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं है अभी कोई, क्योंकि करंट कंडक्टिंग वायर से पास कर रहा है, फ्लो कर रहा है। क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे है तो ये भी 0 वोल्ट पे होगा, ये सभी पॉइंट 0 वोल्ट ही पर तो होंगे। दैट मीन्स ये पॉइंट भी 0 वोल्ट पर होगा। ठीक है, ये पॉइंट V वोल्ट पे था और ये पॉइंट 0 वोल्ट पे था, क्योंकि ये पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये पॉइंट निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ कंडक्टिंग वायर है। इसलिए इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वही इस पॉइंट पर होगा F पे, और निगेटिव टर्मिनल पे जो पोटेंशियल है वही इस पॉइंट पर होगा 0 वोल्ट। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज ये बैटरी सप्लाई कर रहा था वो डिवाइड हो गया। कुछ वो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ यहाँ पे R1 के अक्रॉस और कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ R2 के अक्रॉस, और फाइनली जो पोटेंशियल है वो 0 हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो V वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो V वैल्यू ऑफ वोल्टेज ये बैटरी सप्लाई कर रहा था, उसमें से V1 अमाउंट R1 को क्रॉस करने में ड्रॉप हुआ और V2 अमाउंट R2 को क्रॉस करने में ड्रॉप हुआ। अगर हम V1 और V2 को ऐड कर दे तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा, V मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो V इज इक्वल्स टू V1
प्लस V2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, मतलब कि इस रेजिस्टेंस R1 और इस रेजिस्टेंस R2 को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। जिस तरह से ढेर सारे विंटर क्लोथ्स को मैंने एक क्लोथ से रिप्लेस कर दिया था और वो सिंगल क्लोथ वही काम कर रहा था जो वो 4-5 क्लोथ कर रहे थे मिल करके। तो उसी तरह से R1 और R2 को मुझे एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, लेट्स से R, एक सिंगल रेजिस्टेंस R से रिप्लेस करना है। यानी कि रिप्लेस करने के बाद ये जो सर्किट है ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ये बैटरी है, ये अब भी V वोल्टेज सप्लाई कर रहा है और अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस की जगह अब एक सिंगल रेजिस्टेंस है R। ठीक है, तो मुझे इस R की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यानी वो रेजिस्टेंस जो उतना ही करंट ड्रॉ कर रहा है जितना ये दोनों रेजिस्टेंस मिल करके कर रहे थे। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस मिल करके I करंट ड्रॉ कर रहे थे तो ये जो सिंगल रेजिस्टेंस से हमने इन दोनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस किया है ये भी I करंट ही ड्रॉ करना चाहिए सेम बैटरी से। ठीक है, जो बैटरी यहाँ है जो कि V वोल्टेज सप्लाई कर रहा था वही बैटरी यहाँ भी है जो कि V वोल्टेज सप्लाई कर रहा है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर V1 ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल और यहाँ पर V2 ड्रॉप हो रहा है। अगर हम ओम्स लॉ को अप्लाई करें अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 एंड अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2 तो हमें पता है कि सेम करंट R1 से फ्लो कर रहा है और वही करंट R2 से फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट के पास कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए I करंट अगर R1 से फ्लो कर रहा है तो I करंट R2 से भी फ्लो कर रहा है। तो V1 पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 क्या हो जाएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू R1 दैट इज I इंटू R1। V इज इक्वल्स टू IR हम जानते हैं, ओम्स लॉ है, बस हमने वही अप्लाई किया किसके अक्रॉस, R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सिमिलरली हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, तो V1 तो हो गया IR1 और V2 क्या हो जाएगा, V2 इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ V2 विल बी करंट फ्लोइंग थ्रू R2 विच इज अगेन I मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ R2 विच इज R2 ऑब्वियसली। तो इसे हम लिख सकते हैं I इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या आया, V इज इक्वल्स टू I R1 प्लस R2। ऑब्वियसली ये ब्रैकेट में होगा ये पूरा, जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू I R1 प्लस I R2 इज इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2। यानी R1 और R2 रेजिस्टेंस का अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल चुका है जो कि है R1 प्लस R2। ओके, R1 प्लस R2 भी I करंट ही ड्रॉ कर रहा है V वोल्टेज के बैटरी से, इसलिए हम कहते हैं कि R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्योंकि R अकेले उतना ही करंट ड्रॉ कर रहा है इस बैटरी से जितना R1 और R2 मिल करके ड्रॉ कर रहे थे। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड नहीं होती, जो चीज यहाँ पर डिवाइड होती है वो है करंट। तुम देख सकते हो यहाँ पे करंट के पास मल्टीपल पाथ्स है। अगर I करंट ये बैटरी सप्लाई कर रहा है तो I करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इसमें से कुछ इस ब्रांच में निकल जाएगा I3, इसमें से कुछ इस ब्रांच में निकल जाएगा और इसमें से कुछ इस ब्रांच में निकल जाएगा। फिर फाइनली ये तीनों ही आपस में मिलते मिलते इस जगह पर, इस पॉइंट पर फिर से I करंट हो जाएगा जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में इंटर हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये मैंने बैटरी बना दिया है, इसको तुम इस तरीके से बैटरी के सिंबल से इमेजिन करना कुछ इस तरीके से। ये बैटरी यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रहा है, यानी कि V वोल्टेज सप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है क्योंकि करंट के पास मल्टीपल पाथ है। अब किस रेजिस्टेंस में कितना करंट, इस ब्रांच में कितना करंट डिवाइड होगा, इस ब्रांच में कितना करंट डिवाइड होगा, इस ब्रांच में कितना करंट डिवाइड होगा, वो तो हम फॉर्मूला को यूज करके फाइंड कर सकते हैं, ओम्स लॉ को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इंट्यूशन से हम ये कह सकते हैं कि जहां पर जिस ब्रांच में जितना अधिक रेजिस्टेंस होगा उस ब्रांच से करंट उतना कम फ्लो करेगा। यानी कि अगर हमें ये पता है, मान लो कि R1 इज लेस देन R2 एंड R2 इज लेस देन R3, यानी कि R3 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, R2 उससे छोटा और R1 सबसे छोटा, तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटे रेजिस्टेंस यानी कि R1 से सबसे अधिक करंट I1 फ्लो करेगा, उससे बड़े रेजिस्टेंस से उससे थोड़ा कम यानी I1 से थोड़ा कम करंट फ्लो करेगा। यानी R3 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है तो इससे सबसे कम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, सो I1 वुड बी ग्रेटर देन I2 वुड बी ग्रेटर देन I3। तो ये तो हम जनरल इंट्यूशन का यूज करके कह सकते हैं, यहाँ पे अभी तक हमने ओम्स लॉ को अप्लाई भी नहीं किया है। ठीक है, हमने ये देखा क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। करंट के पास मल्टीपल पाथ्स है। यहाँ पर तुम एक चीज देखो कि क्योंकि करंट के पास मल्टीपल पाथ है, पहली बात क्योंकि करंट के पास मल्टीपल पाथ है, इसलिए अगर
मान ये क्या है, R1 R2 R3 तीन अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो कि अलग अलग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, हो सकता है जो R1 है ये एक बल्ब हो सकता है ये जो R2 है ये एक फैन हो सकता है ये जो R3 है ये एक माइक्रोवेव ओवन हो। ठीक है, इनमें से कोई एक भी खराब हो जाए, मान लेते हैं कि हमारा बल्ब खराब हो गया, तो भी करंट के पास ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है निगेटिव टर्मिनल तक पहुंचने के लिए, ये पाथ ब्लॉक हो गया इस बल्ब के खराब होने से। यानी अब ये सिर्फ इस बल्ब को प्रॉब्लम है, सिर्फ ये बल्ब नहीं जलेगा। करंट के पास अभी भी रास्ता है कि वो इस पाथ को फॉलो करते हुए बैटरी के निगेटिव टर्मिनल तक पहुंचे या फिर इस पाथ को फॉलो करते हुए निगेटिव टर्मिनल तक पहुंचे। यानी एक पाथ अगर ब्लॉक भी हो जाए, ये वाला पाथ अगर ब्लॉक भी हो जाए, तो भी करंट इस पाथ से और इस पाथ से फ्लो करता रहेगा, यानी कि हमारा पंखा चलता रहेगा और माइक्रोवेव ओवन भी काम वर्क करता रहेगा। फॉर दिस रीजन जो हमारे घरों में वेरियस इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही कनेक्टेड होते हैं। अगर सीरीज में कनेक्ट कर दो तो कोई एक भी खराब होगा तो सब बंद हो जाएगा। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हो सकता है तुमने नोटिस किया हो कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है। देखो वोल्टेज V सप्लाई हो रहा है इस बैटरी के द्वारा, यानी यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में, इसको तुम इस तरीके से लेना यार प्लीज, मैंने बैटरी का इमेज ही बना दिया। ये है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, सिंबल तो बैटरी का यही होता है, तो यहाँ पे तुम सिंबल को लेकर के इमेजिन करना। चलो तो यहाँ पे V पोटेंशियल है और यहाँ पर 0 पोटेंशियल है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में V पोटेंशियल है और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में 0 पोटेंशियल है। अब देखो ये पॉइंट डायरेक्टली पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये पॉइंट डायरेक्टली निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और बीच में क्या कोई रेजिस्टेंस है क्या? नहीं है। यानी यहाँ पर भी जो पोटेंशियल है वो V होगा, A पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो V होगा और D पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो 0 होगा। यानी D पे पोटेंशियल 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, और यहाँ पोटेंशियल V है तो यहाँ भी V ही होगा, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस अब तक नहीं आया है करंट के रास्ते में। सिमिलरली V पोटेंशियल यहाँ भी होगा और V पोटेंशियल यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी V पोटेंशियल, यहाँ भी V पोटेंशियल, और यहाँ भी 0 पोटेंशियल, यहाँ भी 0 पोटेंशियल, और यहाँ भी 0 पोटेंशियल, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, और यहाँ V वोल्ट V वोल्ट V वोल्ट। यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी V माइनस 0 दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी V वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अक्रॉस भी V वोल्ट है, और पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस भी V वोल्ट ही है। और यही V वोल्ट क्या है? बैटरी सप्लाई कर रहा है। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज ये बैटरी सप्लाई कर रहा है, वो वोल्टेज इन तीनों ही अप्लायंसेस को, जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट तुमने यूज कर रखा है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन तीनों को वो वोल्टेज मिल रहा है। यानी कि वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप नहीं हो रहा है जो कि सीरीज सर्किट में हो रहा था। यहाँ पे जिस तरह से सीरीज सर्किट में सेम करंट सबको मिल रहा था, सभी रेजिस्टेंस को, उसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम वोल्टेज मिलता है सभी रेजिस्टेंस को। सेम वोल्टेज एक्ट्स ऑन ऑल द रेजिस्टर्स, ये हमने देख लिया। द करंट इज फर्स्ट डिवाइडेड अमंग फर्स्ट रेजिस्टर एंड देन रिकम्बाइंस टू फॉर्म द ओरिजिनल सोर्स करंट, ये भी हमने देख लिया कि किस तरीके से करंट डिवाइड होता है, I1 I2 I3, और फिर देखो I1 यहाँ फ्लो कर रहा है, I2 यहाँ फ्लो कर रहा है, I3 यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ तक आते आते फिर से I1 प्लस I2 प्लस I3 ये तीनों मिल जाएंगे, और क्या हो जाएगा I, क्योंकि I से ही तो टूट करके I1 I2 और I3 बने थे। ठीक है, तो I अगर पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है तो I यहाँ निगेटिव टर्मिनल में इंटर भी कर रहा है। Now, the equivalent resistance is less than even the least of all the resistance in parallel। यानी कि R1, R2 और R3 इन तीनों रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में कंबाइन किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। इनमें से जो सबसे छोटा होगा, जो स्मॉलेस्ट होगा, उस स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R की वैल्यू आएगी वो उस स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी कम ही होगा। ठीक है, कम ही होने वाला है। दैट मीन्स अगर R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस है और ये तीनों पैरेलल में कंबाइंड है जैसा कि यहाँ पर है, तो और मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि R1 इन तीनों में सबसे छोटा है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो छोटा होगा सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी, यानी R1 से भी छोटा ही होगा, ओब्वियसली R2 और R3 से भी छोटा होगा। ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम इस पूरे सर्किट का निकाल रहे हैं तो हम क्या निकाल रहे हैं? हम एक सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू जानना चाह रहे हैं, जिसको अगर हम इस बैटरी से कनेक्ट कर दें जो कि V वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये उतना ही करंट ड्रॉ करे I, जो कि ये तीनों मिल करके ड्रॉ कर रहे हैं, ये तीनों मिल करके I करंट ड्रॉ कर रहे हैं इस V वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, तो हमें इन तीनों को रिप्लेस करना है एक सिंगल रेजिस्टेंस से जो कि I करंट ही ड्रॉ करे इस V वोल्ट की बैटरी से। दिस इज द मीनिंग ऑफ फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम बहुत ही इजीली डिराइव भी कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे तुम देख सकते हो, 1/r is equals to 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3. This is the formula to find the equivalent resistance of a combination of various resistances which are connected in parallel. यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3, जो कि पैरेलल में कंबाइंड है. हमें उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R फाइंड करना है. सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को डिराइव कर देता हूँ. तो यहाँ पर मैं ये जानता हूँ कि ओम्स लॉ अगर मैं R1 के अक्रॉस ओम्स लॉ अप्लाई करूँ, और R1 अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूँ तो V इज इक्वल्स टू I1 R1, क्योंकि सेम वोल्टेज V तीनों के अक्रॉस है, R1 के अक्रॉस भी है, R2 के अक्रॉस भी है और R3 के अक्रॉस भी है. फॉर R2 V इज इक्वल्स टू I2 R2, क्योंकि R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी V है और R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी V है. सिमिलरली फॉर R3 V इज इक्वल्स टू I3 R3. नाउ हम ये जानते हैं that I is equals to I1 plus I2 plus I3. I is equals to I1 plus I2 plus I3. यहाँ पे स्पेस का थोड़ा कमी है इसलिए मैं कहीं भी लिख दे रहा हूँ. ठीक है, हम ये जानते हैं ये जो I है यही टूट करके बट करके I1, I2 और I3 में डिवाइड हो रहा है, यानी बट रहा है. ठीक है, तो I is equals to I1 plus I2 plus I3. I1 को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R1. यहाँ से I1 को हम लिख सकते हैं V अपॉन R1. I2 को हम सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R2 यहाँ से, राइट. और I3 को हम क्या लिख सकते हैं, I3 को हम लिख सकते हैं V अपॉन R3 यहाँ से, राइट. और I को भी हम क्या लिख सकते हैं, I क्या है, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट. ऑब्वियसली ये सेम करंट है जो कि ये तीनों मिल करके यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस R रेजिस्टेंस के अक्रॉस ओम्स लॉ को अप्लाई करें तो V इज इक्वल्स टू IR यहाँ भी तो होगा. ठीक है, दैट मीन्स I की वैल्यू होगी V अपॉन R, राइट. I की जो वैल्यू है वो V अपॉन R आएगी, क्योंकि इस सिंगल रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखो ये पॉजिटिव से अटैच्ड है, तो यहाँ V वोल्ट और यहाँ 0 वोल्ट, यानी जो बैटरी V वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई कर रहा है वही इस सिंगल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी है. ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. तो अब मैं इसको थोड़ा क्लीन करके लिख देता हूँ. ठीक है, I इज इक्वल्स टू, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3. This implies V upon R is equals to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. अगर मैं V को कॉमन ले लूँ, 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. V कैंसिल हो जाएगा. This implies 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the formula that to find the equivalent resistance of a combination of resistances connected in parallel, जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो. 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Now let's talk about a mixed circuit. As the name suggests, एक मिक्स सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें हमें सीरीज कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है. दैट मीन्स एक मिक्स सर्किट का कुछ पोर्शन सीरीज में होता है और कुछ पोर्शन पैरेलल में होता है. यानी कि एक मिक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए, एक मिक्स सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है. अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता है एक सीरीज सर्किट के केस में और एक पैरेलल सर्किट के केस में, तो हम इजीली एक मिक्स सर्किट को कुछ स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं और एक मिक्स सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. इन दिस फिगर वी हैव 5 रेजिस्टेंसेस. R1 is equals to 200 ohm, R2 is equals to 60 ohm, R3 is equals to 50 ohm, R4 is equals to 80 ohm, R5 is equals to 30 ओम. हमारे पास 5 रेजिस्टेंस है. हम जानते हैं कि करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करने वाला है इस सर्किट में. इस बारे में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा. ओके, ये है करंट के फ्लो का डायरेक्शन. अब हम देख सकते हैं कि R3, अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं. हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है इन पांचों रेजिस्टेंस का. हम देख सकते हैं कि ना ही हम डायरेक्टली एक सीरीज फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ना ही हम एक पैरेलल सर्किट के फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं.
तो हम स्टेप वाइज क्या करेंगे, स्टेप वाइज इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे और अल्टीमेटली वी वुड एंड अप विद अ सिंगल रेजिस्टेंस एंड दैट सिंगल रेजिस्टेंस वुड बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ओके, तो हम देख सकते हैं R3 एंड R5 आर इन सीरीज, R3 एंड R5 आर इन सीरीज। क्यों? क्योंकि सेम रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंस से, क्योंकि सेम करंट दोनों रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है, क्योंकि सेम करंट दोनों ही रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेट्स से R35 would be R3 plus R5, that is 50 plus 30, that means 80 ओम। R3 की वैल्यू 50 ओम है एंड R5 की वैल्यू 30 ओम है। तो अब हमारे पास R35 पता है 80 ओम, यानी कि R3 और R5 को अब एक सिंगल रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस कर सकते हैं जो कि 80 ओम का है और ये है R35। ठीक है, नाउ इन द सेकेंड स्टेप हम देख सकते हैं कि R4 जो कि 80 ओम का रेजिस्टेंस है एंड R35 आर इन पैरेलल, तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, लेट्स से इट इज R345, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/R35 प्लस 1/R4, दैट इज 1/80 plus 1/80, that is 2/80, that is 1/40. This implies, चलो यहाँ लिखता हूँ नीचे, this implies यहाँ पे R345 होता, ठीक है, R345, this implies R345 is equals to 40 ओम। ठीक है, अब हमारे पास एक सिंगल रेजिस्टेंस है 40 ओम। किन रेजिस्टेंस के को रिप्लेस कर रहा है ये सिंगल रेजिस्टेंस? R4, R3 और R5 को रिप्लेस कर रहा है ये एक सिंगल रेजिस्टेंस। नाउ R345 जो कि 40 ओम का है हम कैलकुलेट कर चुके हैं एंड R2 जो कि 60 ओम का है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। क्यों सीरीज में है? क्योंकि सेम करंट दोनों से फ्लो कर रहा है। ठीक है, यानी ये दोनों सीरीज में है, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इन दोनों का, यानी R345 और R2 का। Let's say the equivalent resistance of these two resistances is R2, 3, 4, 5. This would be equals to 40 plus R2 की value 60 है, that is 100 ohm. Now we are left with two resistance only, R2345 जिसकी वैल्यू 100 ओम है एंड R1 जिसकी वैल्यू 200 ओम है, और ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि दोनों का ही इनिशियल और एंड पॉइंट सेम है। ठीक है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, इस रीजन से ये दोनों पैरेलल में है। तो इन दोनों के लिए अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहे तो क्या होगा, 1/R1 2 3 4 5 मान लेते हैं, R2 3 4 5 और R1 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, R1 2 3 4 5, और यही क्या होगा, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी होगा, क्योंकि अब हमारे पास फाइनली R1 2 3 4 5 ही बचेगा। ठीक है, तो दिस वुड बी इक्वल्स टू 1/R2 3 4 5, दैट इज 1/100 प्लस 1/R1, दैट इज 1/200। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 1/200, यानी 3/200। 1/R1 2 3 4 5 इज 3/200, यानी कि R1 2 3 4 5 क्या होगा, 200/3। ठीक है, यानी कि R1 2 3 4 5 जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस सर्किट का, इसकी वैल्यू क्या होगी, 200/3 ओम, यानी तुम कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 66.7 ओम्स। यानी कि इन सभी रेजिस्टेंसेस को, यानी कि R1, R2, R3, R4 और R5 को हम एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं जो कि है 66.7 ओम का, और यही रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस मिक्स्ड सर्किट का। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी सर्किट से हम डील करेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, वहां पे हमें मिक्स सर्किट ही देखने को मिलेगा। तो मिक्स सर्किट को हम स्टेप वाइज ही सॉल्व करते हैं, यानी पहले जो तुम्हें सीरीज में नजर आ रहा है उसे सॉल्व करो, या जो पैरेलल में नजर आ रहा है उसे सॉल्व करो, और धीरे धीरे सॉल्व करते हुए अल्टीमेटली वी वुड एंड अप विद अ सिंगल रेजिस्टेंस एंड दैट सिंगल रेजिस्टेंस वुड बी आवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया, R1 2 3 4 5, that is 66.7 ohms. So this was all in this video. I really appreciate your time. Thank you.